so that we can send you a copy of the video later on. A very good morning to all the participants of this webinar. From DTRTI Lucknow, I am Arvind Mishra, Deputy Director. And in this session today, we are going to read through the notification that has been issued yesterday, the 13th of August 2020. And the notification that relates to the procedure for the faceless assessment. And we will try to interpret what meanings we can gather from this notification, because as we go ahead, a major change has been brought about in the manner assessments will happen in this department in the future. So therefore, it is very necessary for all the employees to understand how this, what this notification really mandates, and what could we interpret it in terms of our work in the office. Now, it starts with that this is being done in the exercise of powers conferred by subsection 3B of section 143 of the Income Tax Act. And so we'll just go into section 143 and try to get at 143.3b. We'll be moving to procedure for assessment, and in procedure for assessment, which is chapter 14, section 143 is before you. And in section 143, when we come to 3B, 3B says that the central government, for the purpose of giving effect to the scheme which is made under subsection 3A, and by notification in the official gazette, direct that any of the provisions of this act relating to assessment of total income or loss shall not apply or shall apply with such exceptions, modifications and adaptations as may be specified in the notification. 3A में जो प्रावधानित किया गया है, यहाँ पर जो भी स्कीम 3A में प्रावधानित की गई है, जो कि फेसलेस असेसमेंट के बारे में है, उस स्कीम के पर्पस से केंद्र सरकार को ये अधिकार दिया गया है कि केंद्र सरकार ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन करके और इस एक्ट के जो भी प्रावधान हैं जो असेसमेंट से रिलेट करते हैं टोटल इनकम के लॉस के, उन प्रावधानों में एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अडेप्टेशन कर सकते हैं। और 3A में जो स्कीम है उसका ये प्रावधान किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम बना सकती है, जिसको पिछले साल अक्टूबर में 2019 में बनाया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम बना सकती है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा। और ये जो स्कीम होगी, इसका पर्पस ये होगा कि हमें टोटल इनकम का असेसमेंट करना है या लॉस का असेसमेंट करना है एसएससी के अंडर सेक्शन 143 और 144, जिससे कि हम ज़्यादा एफिशिएंसी और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी ला सकें। अकाउंटेबिलिटी मतलब जो जवाबदारी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है पारदर्शिता, एफिशिएंसी जो कुशलता के तौर पे उसका मीनिंग लिया जा सकता है कि असेसमेंट ज़्यादा बेहतर हो, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो और ज़्यादा अकाउंटेबल हो। और इस पर्पस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम बना सकती है और उसमें उस स्कीम को बनाने में सेंट्रल गवर्नमेंट ये 3 कार्य कर सकती है। एक तो बाय एलिमिनेटिंग द इंटरफेस बिटवीन द एओ एंड द एसएससी और
और ईओ के बीच में जो इंटरफेस है, यानी जो डायरेक्ट असेसिंग ऑफिसर असेसी को जहाँ पे पहचानता है, देख सकता है प्रोसीडिंग के दौरान, इन द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग, जहाँ तक कि टेक्नोलॉजिकली ये संभव हो पाए उस हद इस इंटरफेस को एलिमिनेट करने के लिए प्रावधान बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट कि जो असेसी है वो असेसिंग ऑफिसर के साथ इंटरफेस उसका ना हो पाए। दूसरी बात ये कि जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, जो हमारे मैन पावर रिसोर्सेज हैं, जो हमारे जो नॉन मैन पावर रिसोर्सेज हैं, उसमें जब फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आ जाता है या ज़्यादा स्केल पे कोई काम किया जाता है तो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बेहतर होता है। अगर एक असेसिंग ऑफिसर एक काम को कर रहा है और बाद में वो कोई दूसरा काम करने लग जाएगा तो क्या होता है कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन अगर नहीं आ पाता है तो उस काम को करने की गुणवत्ता जो है वो रिड्यूस हो जाती है। दूसरी बात, जब हम स्केल अप करते हैं काम को तो भी उससे काफ़ी फायदे होते हैं। एक तो कम रिसोर्सेज में हम ज़्यादा फायदा ले सकते हैं, और तीसरी बात यह कि एक टीम बेस्ड असेसमेंट होगा और जिसमें ज्यूरिसडिक्शन डायनेमिक होगा, यानी कि कोई फिक्स ज्यूरिसडिक्शन किसी का नहीं होगा। कोई व्यक्ति ये नहीं सोच सकता कि मेरा कोई ऑफिसर ये नहीं सोच सकता कि मेरा ज्यूरिसडिक्शन जो है वो ये एक फिक्स ज्यूरिसडिक्शन है। ज्यूरिसडिक्शन चेंज होता रहेगा। असेसमेंट के दौरान भी ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग लोगों के पास अलग अलग काम के लिए जाएगा, और उसके बाद जैसे अपील है तो अपील हो सकता है किसी दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में ही चली जाए। तो इस तरह से डायनेमिक ज्यूरिसडिक्शन बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया था, और एक टीम बेस्ड असेसमेंट की प्रक्रिया बनाने के लिए पावर दिया गया था, जिससे कि ज़्यादा एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आ सके। और इसके संदर्भ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ई असेसमेंट स्कीम 2019 बनाई थी और उसको कार्यान्वित किया गया था। लेकिन वो कुछ पर्टिकुलर एरियाज के लिए किया गया और कुछ केसेस के लिए किया गया था, और इस काम में काफ़ी अब थोड़ा एक्सपीरियंस आने के बाद कल से इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया है, और इसके लिए ये जो नया प्रोसीजर है असेसमेंट का, उसको नोटिफाई किया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन पावर्स को एक्सरसाइज कर रही है, और ये जो डायरेक्शन है जो भी इशू किया जाएगा, क्योंकि 31 मार्च 2022 से पहले इशू होना है, ऑफकोर्स ये तारीख तो हमेशा बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल के लिए क्योंकि ये नोटिफिकेशन इस समय के अंतर्गत जारी किया गया है तो ये नोटिफिकेशन वैलिड है, क्योंकि समय के अंतर्गत इसको जारी किया। दूसरी बात यह कि ये सेक्शन 144 पर भी लागू है, यानी कि सेक्शन 144 में जहाँ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किए जाते हैं वो भी इसी स्कीम के तहत किए जा सकते हैं। अब हम चलते हैं इस स्कीम पे। तो सबसे पहले शुरुआत में कहा जा रहा है कि जो शब्द ई असेसमेंट है उसकी जगह पर फेसलेस असेसमेंट शब्द को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, यानी अब इस स्कीम का नाम ई असेसमेंट स्कीम ना होके ये फेसलेस असेसमेंट स्कीम इसका नाम होगा। और सबसे ऊपर भी आप यहाँ देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये अमेंडमेंट कर रही है जो नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 12 सितंबर 2019 को पास किया था, तो उसमें अमेंडमेंट कर रही है इन पावर्स के तहत जो 143(3)(b) के तहत केंद्र सरकार को दिए गए हैं। तो क्या अमेंडमेंट कर रही है वो सारी बातें यहाँ पे आ रही। सबसे पहले तो शब्द की जगह पर फेसलेस असेसमेंट शब्द सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। उसके बाद क्लॉज 1 के जगह पे फॉलोइंग क्लॉज सब्स्टिट्यूट कर दिया गया ई असेसमेंट स्कीम में, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 7A ऑफ सेक्शन 2, सेक्शन 92CA, सेक्शन 120, सेक्शन 124, सेक्शन 127, सेक्शन 129, सेक्शन 131, 133, 133A,
133C, 134, Chapter 14 and Chapter 21 of this Act shall apply to the assessment made in accordance with the said scheme, subject to the following exceptions, modifications and adaptations. यानी ये जो सेक्शंस हैं इनको बोरो किया जा रहा है, इनको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, जिसमें कि कई तरह के पावर्स होते हैं। जो 131 का पावर है संबंध का, 133 इंफॉर्मेशन वगैरह का, सर्वे के पावर्स हैं, तो इन पावर्स को दिया जा रहा है। उसके बाद जो अथॉरिटीज़ बनाई जाती हैं या जो जूरिसडिक्शन सेट किया जाता है, जो हमारे सेक्शंस हैं 120, 124 और 127, इनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है। तो जिससे कि जो असेसमेंट की प्रक्रिया है उसमें ये सारे पावर्स भी यूटिलाइज किए जा सके। हम अभी इन पावर्स को अलग से देखेंगे। पहले हम प्रावधानों को देखते हैं कि एक बार असेसमेंट शुरू होता है तो उसमें क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा। ए में कहा गया कि द असेसमेंट शैल बी मेड एज पर द फॉलोइंग प्रोसीजर। और प्रोसीजर में सबसे पहली बात कही जा रही है कि द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर शैल सर्व अ नोटिस ऑन द एसएससी अंडर सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 143(2) के अंतर्गत जो नोटिस है वो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर सर्व करेगा, स्पेसिफाइंग द इश्यूज फॉर सिलेक्शन ऑफ हिज केस फॉर असेसमेंट। उस नोटिस में ये स्पेसिफाई किया जाएगा कि कौन से वो केसेस हैं, कौन से वो इश्यूज हैं जिसके आधार पे उस एसएससी का केस सिलेक्शन किया असेसमेंट करने के लिए। उसके बाद ये इशू बता देने के बाद एसएससी को बाय सर्विंग अ नोटिस, एसएससी विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द नोटिस which is referred to in clause 1 file his response to the National E-Assessment Center. एसएससी अपना रिस्पॉन्स 15 दिन में फाइल करेगा, जिस तारीख में उसको वो नोटिस प्राप्त होता है वहां से। उसके बाद 3 पे कहा गया कि वेयर द एसएससी हैज फर्निश्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 और इन रिस्पॉन्स टू अ नोटिस इशूड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 142 और 148(1) and a notice under subsection 143(2) has been issued by the assessing officer or the prescribed income tax authority as the case may be. अगर एसएससी ने कोई रिटर्न 139 सेक्शन में भरी है और या फिर उसने 141 के 142(1) के नोटिस के जवाब में भरी है, या उसने रिटर्न 148(1) के नोटिस में जहां रीअसेसमेंट होता है उसके जवाब में भरी है, या कोई और नोटिस उसको 143(2) के तहत दिया गया था उसके जवाब में उसने रिटर्न को भरा है, तो और या फिर उसने रिटर्न भरा ही नहीं, he has not furnished his return of income in response to a notice under section 142(1), या उसने 148(1) के नोटिस के जवाब में रिटर्न नहीं भरा, या उसने 142(1) के नोटिस के जवाब में रिटर्न नहीं भरा, तो वहां पे नेशनल ई असेसमेंट सेंटर उसे इंटीमेट करेगा। द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर शैल इंटीमेट द एसएससी दैट असेसमेंट इन हिज केस शैल बी कंप्लीटेड अंडर द सेड स्कीम, कि उसका जो असेसमेंट है इस स्कीम के तहत, यानी फेसलेस असेसमेंट की जो स्कीम है ये जो कल से लागू हुई है, तो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर उसको बताएगा, उसे सूचित करेगा कि उसका असेसमेंट जो है, भले ही उसको नोटिस पहले इस स्कीम के तहत नहीं दिया गया था, लेकिन अब उसका जो असेसमेंट होगा वो इस स्कीम के तहत ही होगा। ये सूचना उसको दी जाएगी एसएससी को। क्योंकि ये स्कीम कल से मतलब तात्कालिक प्रभाव से लागू कर दी गई है, इसलिए अब जो भी असेसमेंट होंगे, भले ही वो असेसमेंट मैनुअली स्टार्ट किए गए हैं, लेकिन अब वो सारे के सारे असेसमेंट जो भी स्टार्ट ऑलरेडी कर भी दिए गए रहे हों, उन पर कोई कार्रवाई उस ऑफिसर के द्वारा नहीं की जाएगी जिस ऑफिसर ने वो सब नोटिस दिए होंगे, और वो सारी कार्रवाई
एक तरह से ख़त्म हो गई और अब जो भी असेसमेंट किया जाएगा वो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के द्वारा किया जाएगा उन सब केसेस में जहाँ पर वो सब नोटिस इशू किए जा चुके हैं और उन नोटिस के जवाब में भले ही रिटर्न आई हो या ना आई हो, लेकिन जो भी असेसमेंट अब होगा, जो भी आगे कार्रवाई होगी असेसमेंट की, वो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर ही करेगा। तो एज ऑन टुडे जितने भी असेसमेंट चल रहे थे उसको जो भी ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर उनको कर रहा था, अब उस ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को वो नहीं करने हैं, उस पर कोई कार्रवाई उनको नहीं करनी है और अब केवल नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के द्वारा ये काम बढ़ाया जाएगा और इनके तहत ही उसका असेसमेंट होगा। The National E-Assessment Center shall assign the case selected for the purpose of e-assessment under said scheme to a specific assessment unit in any one regional e-assessment center through an automated allocation system. जो नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर है वो असाइन करेगा जो भी केस सिलेक्ट किया गया था फॉर द पर्पज ऑफ ई-असेसमेंट अंडर द सेट स्कीम, उस स्कीम के तहत जो भी सिलेक्ट किया गया है उसको असाइन करेगा टू अ स्पेसिफिक असेसमेंट यूनिट। और जो ये असेसमेंट यूनिट हैं ये होंगे रीजनल असेसमेंट सेंटर में, रीजनल ई असेसमेंट सेंटर में होंगे। और रीजनल ई असेसमेंट सेंटर में कई यूनिट्स होते हैं, जैसे उनमें से एक यूनिट होता है असेसमेंट यूनिट, एक यूनिट हो सकता है रिव्यू यूनिट, हो सकता है टेक्निकल यूनिट, इसी तरह के 4 टाइप के यूनिट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो केस है वो असेसमेंट यूनिट को रेफर किया जाएगा, असाइन कर दिया जाएगा किसी भी एक रीजनल ई असेसमेंट सेंटर के। और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, जो सॉफ्टवेयर के द्वारा जब ये केस असाइन किया जाएगा तो ज़्यादातर केस में जिस सिटी में वो व्यक्ति रहता है उस सिटी के ऑफिसर को इसको असाइन नहीं किया जाएगा। ये बात सॉफ्टवेयर में बिल्ट इन की जाएगी। उसके बाद 5 है, और 5 ये कहता है कि वेयर ए केस इज असाइन टू द असेसमेंट यूनिट इट मे मेक अ रिक्वेस्ट टू द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर फॉर। जब केस असाइन हो गया असेसमेंट यूनिट को तो वो जो असेसमेंट यूनिट है वो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को रिक्वेस्ट कर रहा है। वो क्या रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज ऑब्टेन सच फर्दर इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस फ्रॉम द एसएससी और एनी अदर पर्सन एज द असेसमेंट यूनिट में स्पेसिफाई। वो अपनी रिक्वेस्ट को नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के पास भेजेगा और ये कहेगा कि मुझे ये इंफॉर्मेशन या ये डॉक्यूमेंट्स या ये सबूत एसएससी से प्लीज़ ले लीजिए या किसी और पर्सन से ले लीजिए, जैसा कि वो उसमें स्पेसिफाइड होगा उस रिक्वेस्ट में। उसके बाद दूसरे तरह की रिक्वेस्ट जो हो सकती है वो हो सकती है कंडक्टिंग ऑफ सर्टेन इंक्वायरी और वेरिफिकेशन बाय द वेरिफिकेशन यूनिट। असेसमेंट यूनिट चाहता है कि असेसमेंट करने से पहले कुछ वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए और इसलिए वो ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर्टेन इंक्वायरी या सर्टेन वेरिफिकेशन यूनिट जो है वो करे। और तीसरा जो रिक्वेस्ट वो कर सकता है असेसमेंट यूनिट, वो ये कर सकता है कि इट विल सीक द टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम द टेक्निकल यूनिट। टेक्निकल यूनिट से वो टेक्निकल असिस्टेंस मांग सकता है, लेकिन ये जो रिक्वेस्ट है वो टेक्निकल यूनिट को नहीं भेज रहा है। वो जो भी रिक्वेस्ट है वो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को भेज रहा है। वो अपनी रिक्वेस्ट को ना तो किसी वेरिफिकेशन यूनिट को भेज रहा है, ना ही उस रिक्वेस्ट को वो किसी टेक्निकल यूनिट को भेजेगा जो असेसमेंट यूनिट है, और रादर वो अपनी रिक्वेस्ट को भेजेगा नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को। आगे बढ़ते हैं। पार्ट 6 में कहा जा रहा है कि जहां पर भी कोई रिक्वेस्ट, वेयर रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस फ्रॉम द एसएससी और एनी अदर पर्सन हैज बीन मेड बाय द असेसमेंट यूनिट, the National E-Assessment Center shall issue appropriate notice or requisition to the SSE or any other person for obtaining the information, documents or evidence requisitioned by the assessment unit. जब ये रिक्वेस्ट कर दी गई कि हमें ये इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस मंगवा दीजिए एसएससी से या दूसरे पर्सन से, ऑब्टेन कर लीजिए, तो जो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर है
वो अप्रोप्रिएट नोटिस, जो भी नोटिस उसमें इशू किया जाना चाहिए, जिस धारा के तहत इशू किया जाना चाहिए, उस धारा के तहत वो नोटिस या रिक्वेजिशन जो भी हो सकता है, वो असेसी को इशू करेगा या दूसरे पर्सन को इशू करेगा उस इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट और एविडेंस को रिक्वेजिशन करने के लिए। मतलब जो रिक्वेजिशन किए गए हैं इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस, रिक्वेजिशन मतलब जिसकी रिक्वेस्ट की गई है, उन डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस और इंफॉर्मेशन के लिए वो अप्रोप्रिएट नोटिस या रिक्वेजिशन असेसी को इशू कर देगा या दूसरे पर्सन को इशू कर देगा जिससे वो इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस चाहिए। अब इसके आगे क्या होगा? द एसएससी और एनी अदर पर्सन एज द केस मे बी शैल फाइल इज रिस्पॉन्स। एसएससी अपना रिस्पॉन्स फाइल करेगा उस नोटिस पर विच हैज बीन रेफर्ड टू इन क्लॉज 6 विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, और समय जो स्पेसिफाई किया गया है उसके तहत वो उसको इशू करेगा, और सच टाइम एज मे बी एक्सटेंडेड, या उतने टाइम में जो कि एक्सटेंडेड टाइम होगा उसमें इशू करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ एन एप्लीकेशन इन दिस रिगार्ड। और इस रिगार्ड में जो भी एप्लीकेशन की जाएगी उसके बेसिस पे वो इसको इशू करेगा। उसके उसके बेसिस पे उसको अपनी रिस्पांस देगा। तो एसएससी ने अपनी रिस्पांस टाइम स्पेसिफाइड जो है उसके तहत अपनी दे दी, या एक्सटेंडेड टाइम में दे दी। इसका जो टाइम का एक्सटेंशन है वो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर दे सकता है, एज मे बी एक्सटेंडेड ऑन द बेसिस ऑफ एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कौन करेगा टाइम एक्सटेंशन के लिए? वो करेगा एसएससी। और जब टाइम एक्सटेंशन के लिए एसएससी एप्लीकेशन करेगा उस पर नेशनल ई असेसमेंट सेंटर टाइम एक्सटेंड कर देगा, अगर वो सही समझता है, उचित समझता है कि टाइम एक्सटेंड होना चाहिए। और उसके बाद जो भी टाइम इस तरह से एक्सटेंडेड टाइम है या जो टाइम स्पेसिफाइड था, उस टाइम के तहत एसएससी अपना रिस्पॉन्स को फाइल कर देगा। उसके बाद वेर ए रिक्वेस्ट फॉर कंडक्टिंग ऑफ सर्टेन इंक्वायरी और वेरिफिकेशन बाय द वेरिफिकेशन यूनिट हैज बीन मेड बाय द असेसमेंट यूनिट। जहां पे वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट है, 7 में तो ये रिक्वेस्ट डील हो रही है कि जहां पे रिक्वेस्ट की जा रही है फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट और एविडेंस फ्रॉम एसएससी और एनी अदर पर्सन। उसके बाद बी में कहा जा रहा है जहां वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट आ रही है, तो वेरिफिकेशन के लिए जो रिक्वेस्ट आ रही है उसके लिए द रिक्वेस्ट शैल बी असाइंड बाय द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर टू अ वेरिफिकेशन यूनिट। इस रिक्वेस्ट को नेशनल ई असेसमेंट सेंटर किसी भी वेरिफिकेशन यूनिट को किसी एक रीजनल असेसमेंट सेंटर के उनको असाइन कर देगा थ्रू एन ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम। ये जो एलोकेशन का सिस्टम होगा वो ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम होगा जिसके तहत उसको असाइन कर देगा। Now, where a request for seeking technical assistance from the technical unit has been made by the assessment unit, जहां पर असेसमेंट यूनिट ने टेक्निकल असिस्टेंस के लिए रिक्वेस्ट किया है, उस रिक्वेस्ट को भी नेशनल ई असेसमेंट सेंटर असाइन कर देगा किसी भी टेक्निकल यूनिट को किसी भी एक रीजनल ई असेसमेंट सेंटर के थ्रू एन ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम। तो जो बात इसमें समझ में आ रही है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस वेरिफिकेशन यूनिट को वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया है वो वेरिफिकेशन यूनिट ज़रूरी नहीं है कि उसी रीजनल असेसमेंट सेंटर में होगा जहाँ पे वो असेसमेंट यूनिट है। और इनफैक्ट ऑन दी अदर हैंड ये माना जा सकता है कि उसमें वो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में बिल्ट इन कर दिया जाएगा कि जो हमको समझ में आ रहा है, जो इंटेंशन है सरकार का, उसका ये ऑटोमेटिक निष्कर्ष है कि वेरिफिकेशन यूनिट जो है वो दूसरा होना चाहिए, दूसरे रीजनल असेसमेंट सेंटर का होना चाहिए जिसके पास वो वेरिफिकेशन के लिए असाइनमेंट जा रहा है। और इसी तरह से जो टेक्निकल यूनिट के पास जो टेक्निकल असिस्टेंस के लिए जा रहा है, वो टेक्निकल यूनिट भी कोई दूसरे री असेसमेंट सेंटर का होना चाहिए, उसका नहीं होना चाहिए जहां पर वो असेसमेंट यूनिट है। उसके बाद 10 में कहा गया है द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर शैल सेंड द रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम द वेरिफिकेशन यूनिट और द टेक्निकल यूनिट बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट रेफर्ड टू इन क्लॉज 8 और 9 टू द कंसर्न असेसमेंट यूनिट। अब जब रिपोर्ट आ जाएगी वेरिफिकेशन यूनिट से या टेक्निकल यूनिट से, तो ये रिपोर्ट वापस नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के पास जाएगी। ये रिपोर्ट मांगी गई थी असेसमेंट यूनिट के द्वारा, लेकिन ये रिपोर्ट असेसमेंट यूनिट को ना जाके
वो सीधे नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के पास जाएगी और नेशनल ई असेसमेंट सेंटर ही उस रिपोर्ट को भेजेगा कंसर्न असेसमेंट यूनिट के पास। कंसर्न असेसमेंट यूनिट जिसने वो रिपोर्ट मांगी थी उस असेसमेंट यूनिट को भेज देगा। Now, where the SSC fails to comply with the notice referred to in clause 6 or notice issued under subsection 1 of section 142 or with the direction issued under 142A, the National E-Assessment Center shall serve upon such SSC a notice under section 144, giving him an opportunity to show cause on a date and time to be specified in the notice why the assessment in his case should not be completed to the best of its judgment. SSC कंप्लाई करने से फेल हो गया। जो नोटिस उसको ऊपर 6 में दिया गया था, क्लॉज 6 में आप देख सकते जो इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स मांगने के लिए क्लॉज 6 में नोटिस दिया गया है उसको, अगर वो इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट या एविडेंस वो नहीं देता है और उसमें वो फेल कर जाता है, या फिर 142(2)A के तहत जो ऑडिट कराने का डायरेक्शन है उसमें कराने से एसएससी फेल कर जाता है, तो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के पास अब और कोई चारा नहीं रह जाता, क्योंकि वहाँ पे एसएससी कंप्लाई नहीं कर रहा, डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा, एविडेंस नहीं दे रहा, ऑडिट भी नहीं करा रहा। तो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को 144 जो बेस्ट जजमेंट का नोटिस है वो देना होगा, क्योंकि एसएससी कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो डिपार्टमेंट को मटेरियल खुद इकट्ठा करके और उस मटेरियल के आधार पे उसका असेसमेंट करना है। तो इस पर्पस के लिए नेशनल ई असेसमेंट सेंटर 144 सेक्शन के तहत नोटिस देगा कि क्यों ना उसका असेसमेंट बेस्ट ऑफ इट्स जजमेंट के तहत कर दिया जाए। उसके बाद 12 में जो बात आ रही वो ये है कि द एसएससी शैल विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन नोटिस रेफर्ड टू इन क्लॉज 11 और सच टाइम एज मे बी एक्सटेंडेड ऑन द बेसिस ऑफ एन एप्लीकेशन विद रिगार्ड फाइल इज रिस्पॉन्स टू द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। ये जो 144 के तहत नोटिस दिया गया है, इस पे एसएससी अपना रिप्लाई फाइल करेंगे, या फिर जो भी एक्सटेंडेड टाइम अलाउ किया गया उसके तहत वो अपना रिप्लाई को फाइल करेंगे। और where the SSC fails to file the response to the notice referred to in clause 11 within the time specified in the notice or within the extended time, if any, the National E-Assessment Center shall intimate such failure to the assessment unit. अब अगर एसएससी उस पर रिस्पॉन्स नहीं करता है, एसएससी पहले भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, तो इसीलिए उसको बेस्ट जजमेंट का नोटिस दिया गया, और इस 144 के नोटिस पर भी एसएससी रिप्लाई नहीं करता, कोई रिस्पॉन्स फाइल नहीं करता, तो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर इंटीमेट कर देंगे, दे शैल इंटीमेट उस फेलियर को कि एसएससी ने इस 144 नोटिस के जवाब में कुछ रिप्लाई नहीं दिया है, कंप्लाई नहीं किया है, और ये फेलियर एसएससी का हो गया है, तो इस फेलियर को वो असेसमेंट यूनिट को इंटीमेट कर देंगे। अब इसके बाद क्या होगा? द असेसमेंट यूनिट शैल आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द रेलेवेंट मटेरियल अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड। देखिए, असेसमेंट यूनिट ने को जो भी वेरिफिकेशन चाहिए वो वेरिफिकेशन के लिए दिया है, वेरिफिकेशन की रिपोर्ट उसके पास आ गई है, जो टेक्निकल उसको रिपोर्ट चाहिए टेक्निकल रिपोर्ट आ गई है। उसके बाद असेसमेंट यूनिट जो भी मटेरियल इकट्ठा हुआ है, उस सारे रेलेवेंट मटेरियल जो कि रिकॉर्ड पे अवेलेबल है उसको अकाउंट में लेके इट विल मेक इन राइटिंग अ ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर। राइटिंग में एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाएगा। मेक इन राइटिंग का मतलब ये कि वो वर्ड्स और फिगर्स में होना चाहिए। बेसिकली राइटिंग डजंट मीन दैट वो पेपर पे बनाएगा। इट विल मेक इन राइटिंग, सो राइटिंग इज द ऑपोजिट ऑफ ओरल, यू कैन से। It will make a draft assessment order, or in a case where intimation referred to in clause 13 is received from the National E-Assessment Center, और या फिर फेलियर का जो इंटीमेशन आ गया है, तो इट विल मेक इन राइटिंग अ ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर टू द बेस्ट ऑफ इट्स जजमेंट। या तो बेस्ट जजमेंट का ऑर्डर बनाएगा या फिर नॉर्मल ऑर्डर बनाएगा। आइदर इट विल एक्सेप्ट द इनकम, आइदर एक्सेप्टिंग द इनकम, मतलब कि वो ड्राफ्ट होगा
उसमें वो इनकम या तो एक्सेप्ट हो रही होगी, और द सम पेएबल बाय और सम रिफंडेबल टू द एसएससी एज पर इज रिटर्न, और या फिर कितना सम उसके द्वारा पेएबल है, कितना सम उसको रिफंडेबल है, कितनी उसकी इनकम है जो उसने रिटर्न में भरी है, या तो उसको स्वीकार करते हुए या उसको मॉडिफाई करते हुए कि जो भी राशि है वो अपना ड्राफ्ट असेसमेंट बनाएगा, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाएगा, एंड सेंड अ कॉपी ऑफ सच ऑर्डर टू द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, और उस ऑर्डर की कॉपी को वो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर पे को भेज देगा। उसके बाद 15 में आ रहा है, द असेसमेंट यूनिट शैल व्हाइल मेकिंग द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द पेनल्टी प्रोसीडिंग्स टू बी इनिशिएटेड देयरइन इफ एनी। अगर कोई पेनल्टी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया जाना है तो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाते वक्त जो असेसमेंट यूनिट है वो उस पेनल्टी प्रोसीडिंग्स के डिटेल्स प्रोवाइड करेगा कि इस पेनल्टी इस के बेसिस पे ये ड्राफ्ट पेनल्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाएंगी। The National E-Assessment Center shall examine the draft assessment order in accordance with the risk management strategy specified by the board. अब ये ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर के पास आ गया। Now this National E-Assessment Center will examine this draft in accordance with the risk management strategy specified by the board. Board would have specified the risk management strategy, including by way of automated examination tool, whereupon it may decide. तो एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी होगी। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी उस रिस्क का प्रबंधन करने की रणनीति है कि अगर हम इस केस में कोई एडिशन करते हैं तो वो एडिशन हमारा जो है सही होगा कि नहीं होगा, उपयुक्त होगा कि नहीं होगा, आगे भी टिकेगा कि नहीं टिकेगा, मजबूत है कि नहीं है, या बेकार का एडिशन है जिसपे कि केवल हैरेसमेंट हो सकता है। तो ये जो रिस्क है कि हम कोई रेवेन्यू का लॉस तो नहीं हो जाएगा डिपार्टमेंट को इन केस वो अगर उसका रिस्क का हम ध्यान नहीं रखते हैं और अगर एडिशन उस एडिशन को नहीं करते हैं, तो इससे क्या है कि वो जो एडिशन है वो पुख्ता एडिशन है कि नहीं है, इस बारे में रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके, और इसके आधार पर ये जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है इसमें ऑटोमेटेड टूल्स भी हो सकते हैं। एज वी गो फॉरवर्ड लॉट ऑफ ऑटोमेटेड एग्जामिनेशन टूल्स, उनको एग्जामिन करने के टूल्स होंगे जो ऑटोमेटेड होंगे, वो भी बता सकते हैं कि हाँ इस तरह का अगर एडिशन हुआ है तो इतने केस में हमारा जो है वो उड़ गया है और इतने केस में हमारा रह गया है, या फिर ये पुख्ता है और पुख्ता लग रहा आगे भी कंफर्म हुआ है। तो वो एक तो टूल हो सकता है कि जहाँ पर केस लॉस को एग्जामिन करके कोई बात कही जाए। और भी इसी तरह के एनालिटिकल टूल्स भी हो सकते हैं जिसके आधार पे ये तय किया जा सकता है कि जो एडिशन प्रपोज किया जा रहा है वो एडिशन सही है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कि केवल ऑटोमेटेड एग्जामिनेशन टूल्स ही इस्तेमाल किए जाएंगे, यहाँ पर अभी यहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन है, कोई जरूरी नहीं। इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ ऑटोमेटेड एग्जामिनेशन टूल का मतलब है कि एग्जामिनेशन के जो टूल्स हैं ऑटोमेटेड वो भी इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे, वो भी शामिल होंगे। पर एट द सेम टाइम जो इसमें जो मैनुअल एग्जामिनेशन है इसके लिए स्कोप खत्म नहीं किया है। उसके बाद आ रहा है कि इट में डिसाइड टू फाइनलाइज द असेसमेंट एज पर द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर and serve a copy of such order and notice for initiating the penalty proceedings, if any, to the SSC, along with the demand notice specifying the sum payable by or refundable of any amount due to the SSC on the basis of such assessment. तो या तो वो इसके बाद एग्जामिन करने के बाद ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को, या तो उस असेसमेंट ऑर्डर को वो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के हिसाब से फाइनलाइज कर देगा, और उसके तहत जो भी और भी कार्य होते हैं जैसे कॉपी ऑफ द ऑर्डर को सर्व करना, या जो नोटिस है पेनल्टी प्रोसीडिंग्स के इनिशिएट करने का वो इशू कर, ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। अब लेकिन और साथ साथ जो डिमांड नोटिस है इसमें स्पेसिफाई किया जाएगा कि भी कितना सम पेएबल है या रिफंडेबल है, वो सब किया जा सकता है। यानी कि ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को या तो मान लिया जाएगा, और अदरवाइज प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द एसएससी इन केस अ मॉडिफिकेशन इज प्रपोज्ड। अगर कोई मॉडिफिकेशन प्रपोज किया जा रहा है नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के द्वारा, ये जो मॉडिफिकेशन का प्रपोजल है ये नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के अंदर जनरेट होगा, एंड
उसके लिए एसएससी को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि हम ये मॉडिफिकेशन और करना चाहते हैं, and by serving a notice calling upon him to show cause as to why assessment should not be completed as per the draft assessment order. तो यहाँ पे एक एसएससी को उनको नोटिस देना है कि ये आपका ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर है, हम इस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पे आपको आपका असेसमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे ये जो शब्द आ रहे हैं, इन केस अ मॉडिफिकेशन इज प्रपोज्ड, सो यहाँ पे जब आ रहा है इन केस मॉडिफिकेशन इज प्रपोज, इट मीन्स दैट अगर कोई मॉडिफिकेशन उसके एसएससी ने जो रिटर्न में भरा है अपना इनकम, उसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन प्रपोज किया जा रहा है, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर में मॉडिफिकेशन प्रपोज किया जा रहा है, वो मॉडिफिकेशन नहीं है। ये मॉडिफिकेशन वो है कि अगर कोई मॉडिफिकेशन एसएससी के रिटर्न में कोई एडिशन वाली बात आ रही है, कोई टैक्स ज़्यादा पेएबल की बात आ रही है, कोई कम टैक्स के रिफंडेबल होने की बात अगर आ रही है जिसका एसएससी पर प्रतिकूल प्रभाव है, तो अगर इस तरह का कोई भी मॉडिफिकेशन प्रपोज करते हैं तो सबसे पहले एसएससी को एक नोटिस देना आवश्यक है कि क्यों ना उसका असेसमेंट उस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के तहत कर दिया जाए। और 16C में कहा जा रहा है कि और इट विल असाइन द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर टू अ रिव्यू यूनिट। ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को नेशनल ई असेसमेंट सेंटर रिव्यू यूनिट के पास भी भेज सकता है, जो कि एक किसी भी एक रीजनल ई असेसमेंट सेंटर में होगा, और एक किया जाएगा थ्रू एन ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम फॉर कंडक्टिंग द रिव्यू ऑफ सच ऑर्डर। ऑटोमेटेड एलोकेशन सेंटर किसी भी एक एलोकेशन सिस्टम से किसी भी एक रीजनल ई असेसमेंट सेंटर को, रिव्यू यूनिट को, वो रिव्यू करने के लिए भेजा जाएगा। ये जो रिव्यू करने के लिए भेजा जा रहा है, ये उस कंडीशन में भेजा जा रहा है जहां पे जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाया गया था असेसमेंट यूनिट के द्वारा, उसमें कोई उसको रिव्यू करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को के तहत ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को एग्जामिन करने के बाद, या ऑटोमेटेड एग्जामिनेशन टूल्स वगैरह जो भी हैं उससे एग्जामिन करने के बाद ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि इसको ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को रिव्यू किया जाए। तो इसलिए रिव्यू करने के ये जो रिव्यू की एक्सरसाइज है, ये करने के लिए एक दूसरे यूनिट को इसको भेज दिया जाएगा। अगर ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो फिर रिव्यू यूनिट को भेजने की ज़रूरत नहीं है, और स्ट्रेट अवे जो मॉडिफिकेशन प्रपोज किया जा रहा है, अगर कोई मॉडिफिकेशन प्रपोज किया जा रहा है, उसके लिए एसएससी को अपॉर्चुनिटी दे दी जाएगी। और यदि कोई मॉडिफिकेशन नहीं प्रपोज किया जा रहा इन द ड्राफ्ट, मतलब इन द रिटर्न ऑफ द एसएससी, तब तो कोई अपॉर्चुनिटी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर रिटर्न में कोई मॉडिफिकेशन प्रपोज किया जा रहा है, तो उसको ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर उसको अगर कुछ प्रपोज किया जा रहा है तो एसएससी को एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। इसमें एसएससी को कहा जाएगा कि क्यों ना हम ये ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के अनुसार आपका असेसमेंट कर दें। Just excuse me, I'll just shut off the phone which is working there. Okay, we'll continue. Now, अब इसके बाद क्या होगा, या तो उस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को रिव्यू यूनिट को भेज दिया गया, या फिर अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन था एसएससी को नोटिस दे दिया गया। कोई मॉडिफिकेशन नहीं था तो सीधा उसको इशू कर दिया गया असेसमेंट ऑर्डर। 17 में कहा जा रहा है द रिव्यू यूनिट शैल कंडक्ट द रिव्यू ऑफ द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर रेफर्ड टू इट बाय द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, वेयर अपॉन इट मे डिसाइड टू concur with the draft assessment order and intimate the National E-Assessment Center about the such concurrence। या तो उसमें हामी भरेंगे वो कि हाँ ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर ठीक है, और वो अपना कंकरेंस को इंटीमेट कर देंगे नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, या फिर उसमें कोई मॉडिफिकेशन सजेस्ट करेंगे जैसे वो फिट समझेंगे उस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर में, और अपने सजेशंस को वो रिव्यू यूनिट नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को भेज देगा। तो इस प्रकार से वो अपने जितने भी मॉडिफिकेशंस हैं वो रिव्यू यूनिट को भेज देगा। Is pausing it for a minute because some phone is disturbing me. Just give me 15 seconds.
Okay, so 17 says that रिव्यू यूनिट अपना रिव्यू करेगा और या तो कंकर कर लेगा, यानी कि एग्री कर लेगा ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर से, और नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को इंटीमेट कर देगा कि वो कंकर कर रहे हैं, मतलब वो एग्रीमेंट में है ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर से, और या फिर वो मॉडिफिकेशन सजेस्ट करेंगे। और अगर वो मॉडिफिकेशन सजेस्ट करेंगे तो उन मॉडिफिकेशंस को वो अब नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को भेजेंगे। उसके बाद क्या होगा, मतलब उनको अपने मॉडिफिकेशंस को असेसमेंट यूनिट को नहीं भेजना है, उनको नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को भेजना है। उसके बाद 18 में है कि नेशनल ई असेसमेंट सेंटर शैल अपॉन रिसीविंग द कंकरेंस ऑफ द रिव्यू यूनिट फॉलो द प्रोसीजर लेड डाउन इन सब क्लॉज ए बी ऑफ क्लॉज 16। और अगर नेशनल ई असेसमेंट सेंटर प्राप्त करता है रिव्यू यूनिट का कंकरेंस कि दे आर एग्रीइंग विद द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर, तो ए और बी क्लॉज में जो लिखा है 16 में वो फॉलो करेंगे। ए और बी में ये लिखा है कि अगर कोई मॉडिफिकेशन प्रपोज्ड है तो एसएससी को अपॉर्चुनिटी देंगे, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर में रिटर्न से कोई मॉडिफिकेशन अगर प्रपोज्ड है तो उसको अपॉर्चुनिटी देंगे, और अगर कोई मॉडिफिकेशन नहीं प्रपोज्ड है तो वो असेसमेंट को फाइनलाइज कर देंगे। और अगर कोई पेनल्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी है तो पेनल्टी प्रोसीडिंग के इनिशिएशन का नोटिस वो दे देंगे। कई बार कुछ ऐसी भी पेनल्टी होती हैं जो कि भले ही रिटर्न एक्सेप्ट कर लिया गया हो लेकिन दूसरे टाइप की कोई पेनल्टी, इसलिए अगर कोई पेनल्टी इनिशिएट करने के लिए लिखा गया है तो और वो पेनल्टी इनिशिएट की जा सकती है। उसके बाद 18 में कहा गया है, 19 में कहा गया कि द नेशनल री असेसमेंट सेंटर शैल अपॉन रिसीविंग सजेशंस फॉर मॉडिफिकेशन, अगर रिव्यू यूनिट कोई मॉडिफिकेशंस के सजेशन देता है, इट शैल असाइन द केस टू एन असेसमेंट यूनिट, तो उस केस को वो किसी असेसमेंट यूनिट को असाइन करेंगे अदर देन द असेसमेंट यूनिट विच हैज मेड द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर। तो सीधी सी बात है, असेसमेंट यूनिट ने एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बना के भेजा था, अब रिव्यू यूनिट ये कह रहा है कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो अगर उसी असेसमेंट यूनिट को दोबारा भेज दिया जाएगा तो हो सकता है कि वो असेसमेंट यूनिट फिर से रिव्यू यूनिट के बाद से डिसएग्री करे। तो बेहतर ये है कि इसको भेजा जाएगा किसी दूसरे असेसमेंट यूनिट को, उस यूनिट से जो फर्क होगा जिसने वो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाया था, और एक दूसरे असेसमेंट यूनिट को इसको ऑटोमेटिक एलोकेशन सिस्टम के द्वारा भेज दिया जाएगा। The assessment unit shall, after considering the modifications suggested by the review unit, send the final draft assessment order for the National Reassessment Center. इसके बाद एक रिव्यू के बाद जो फाइनल ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर होगा वो रिव्यू यूनिट भेज देगा, तो ये जो नया असेसमेंट यूनिट है वो भेज देगा नेशनल असेसमेंट सेंटर को, क्योंकि ये जो असेसमेंट यूनिट है वो रिव्यू यूनिट के द्वारा किए गए मॉडिफिकेशंस को कंसिडर करके और फाइनल ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर भेज देगा नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को। यानी जो फाइनल ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जा रहा है वो उस दूसरे असेसमेंट यूनिट की तरफ से जा रहा है जिसके पास बाद में ये ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए भेजा गया था। और उसके द्वारा जो भी भेजा जा रहा है, जो दूसरे असेसमेंट यूनिट के द्वारा जो भी भेजा जा रहा है वो फाइनल ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर है। उसके बाद द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर शैल अपॉन रिसीविंग द फाइनल ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर फॉलो द प्रोसीजर लेड डाउन इन ए एंड बी। अब फाइनल ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर मिल गया, उसके बाद दोबारा से कोई रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई टूल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको फाइनल मान लिया जाएगा बिकॉज इट इज़ द फाइनल ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर, उसका नाम ही फाइनल दिया जा रहा है, एंड उस पर ए और बी में जो भी प्रक्रिया वो कर ली जाएगी। यानी कि या तो एसएससी को ऑर्डर दे दिया जाएगा और अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन है जो एसएससी के विपरीत है तो उसको नोटिस दिया जाएगा एसएससी को कि भाई इसमें बताइए कि आपको क्या कहना है। Now the SSC may, in a case where show cause notice under subsection B of clause 16 has been served upon him, furnish his response to the National E-Assessment Center on or before the date and time specified in the notice or within the extended time if any.
एसएससी क्या कर सकता है, एक ऐसे केस में जहां पर शो कॉज नोटिस दिया गया है अंडर सेक्शन 16B हैज बीन सर्व्ड अपॉन हिम, वो उसमें अपना रिस्पॉन्स फर्निश करेगा टू द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, जो भी टाइम स्पेसिफाइड है या जो एक्सटेंडेड टाइम है उसमें रिप्लाई दे देगा। उसके बाद द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर शैल A, in a case where no response to the show cause notice is received, finalize the assessment as per the draft assessment order. अगर एसएससी कोई जवाब नहीं देता उस शो कॉज नोटिस का कि क्यों ना ये मॉडिफिकेशंस आपके असेसमेंट में कर लिए जाएं, तो उस केस में वो अपना असेसमेंट फाइनलाइज कर देगा एज पर द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर एंड एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 16, और इन एनी अदर केस सेंड द रिस्पॉन्स रिसीव फ्रॉम द एसएससी टू द असेसमेंट यूनिट, या जो भी रिस्पॉन्स एसएससी की आ रही है वो असेसमेंट यूनिट को भेजेगा। यानी यहां पर जो रिस्पॉन्स आई, एसएससी को मॉडिफिकेशन बताए गए और एसएससी ने रिस्पॉन्स दे दिया, और रिस्पॉन्स देने के बाद जो रिस्पॉन्स आया वो रिस्पॉन्स को दिया जाएगा असेसमेंट यूनिट को। अब ये असेसमेंट यूनिट कौन सा असेसमेंट यूनिट है, पहले वाला है कि बाद वाला है? क्योंकि हो सकता है कि जो पहले वाला असेसमेंट यूनिट है उसने कोई मॉडिफिकेशन सजेस्ट किए हों जिस पे एसएससी ने जवाब दिया है, और ये भी हो सकता है कि जो बाद वाला जो असेसमेंट यूनिट है उसने भी कुछ मॉडिफिकेशन प्रपोज किए हों जिस पे एसएससी को जवाब देना था। अब एसएससी ने अपना जवाब दे दिया तो ये असेसमेंट यूनिट को कहा दिया जा रहा है, अदर असेसमेंट यूनिट को नहीं दिया जा रहा। यानी जो ओरिजिनल असेसमेंट यूनिट था उसके पास एसएससी के जवाब को भेज दिया जाएगा। The assessment unit shall, after taking into account the response furnished by the SSC, make a revised draft assessment order and send it to the National E-Assessment Center. अब वो जो असेसमेंट यूनिट है वो एक रिवाइज ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाएगा एंड विल सेंड इट टू द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द रिस्पॉन्स। कुछ बातों को एसएससी एक्सप्लेन कर ले जाए और इसलिए रिवाइज ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाया जाएगा और नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को असेसमेंट यूनिट के द्वारा भेज दिया जाएगा। नाउ देयर इज अ बिट ऑफ अ साइलेंस हियर कि ये जो असेसमेंट यूनिट जो है ये पहले वाला है या बाद वाला है, क्योंकि जो बाद वाला असेसमेंट यूनिट है वो भी कुछ मॉडिफिकेशन प्रपोज कर सकता है। और चूंकि एक ये भी आर्ग्यूमेंट यहाँ हो सकता है क्योंकि उसने ऑर्डर को पूरा ठीक से देख लिया था और उसमें फाइनल मॉडिफिकेशंस उस दूसरे असेसमेंट यूनिट ने प्रपोज किए थे, तो जो बाद वाला असेसमेंट यूनिट है उसको इसको दिया जाना चाहिए। तो देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर दैट ऑल्सो, बट दिस प्रॉब्ली विल नीड अ मोर डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन परहैप्स कि ये कौन सा असेसमेंट यूनिट होगा जिसको वो जो रिस्पॉन्स एसएससी की आ रही है वो भेज दी जाएगी। Now, the assessment unit shall, after taking into account the response furnished by the SSC, make a revised draft order. वो revised draft order बना देगा और नेशनल ई असेसमेंट सेंटर तब फिर क्या करेगा, जब नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को वो रिवाइज ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर मिलेगा उसके बाद in case no modification prejudicial to the interest of the SSC is proposed with reference to the draft assessment order, अगर कोई ऐसा मॉडिफिकेशन नहीं है जो एसएससी के इंटरेस्ट के प्रेजुडिशियल हो, अगर ऐसा कोई भी मॉडिफिकेशन प्रपोज नहीं किया जा रहा उस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर में, तो इट शैल फाइनलाइज द असेसमेंट एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन इन सब क्लॉज ए। तो सब क्लॉज ए में जैसा प्रोसीजर दिया हुआ है कि वो अपना ऑर्डर फाइनलाइज कर देंगे और उसमें जो भी कंसर्न नोटिस है, डिमांड नोटिस वगैरह इशू कर देंगे, पेनल्टी नोटिस जो भी हैं वो इशू कर देंगे। एंड इन केस ऑफ मॉडिफिकेशन प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द एसएससी इज प्रपोज्ड विद रेफरेंस टू द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर, लेकिन अगर कोई मॉडिफिकेशन प्रपोज किया जा रहा है विच इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द एसएससी with reference to the draft assessment order, the National E-Assessment Center will provide an opportunity to the SSC by serving a notice as per the procedure laid down in subclause B. अगर कोई भी मॉडिफिकेशन जो प्रेजुडिशियल था इंटरेस्ट के एसएससी के और वो प्रपोज किया गया था तो उसको एसएससी को अपॉर्चुनिटी उसके लिए दी जाएगी, और जो रिस्पांस फर्निश किया जा रहा है एसएससी के द्वारा इट शैल बी डेल्ट विद एज पर प्रोसीजर
लेट डाउन अर्लियर, यानी कि वही बात होगी कि वो जो रिस्पॉन्स आएगा वो असेसमेंट यूनिट को भेज दिया जाएगा एंड असेसमेंट यूनिट अपना रिवाइज ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर उसमें दे देंगे। उसके बाद द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर शैल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट transfer all the electronic records of the case to the assessing officer having jurisdiction over the said case for such action as may be required under the act. ऑर्डर के कंप्लीट होने के बाद, असेसमेंट के कंप्लीट होने के बाद, द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर शैल ट्रांसफर ऑल द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ऑफ द केस टू द असेसिंग ऑफिसर हैविंग jurisdiction over the said case for such action as may be required under the act. जो भी एक्शन रिक्वायर्ड है अंडर द एक्ट उसके लिए वो कर दिया जाएगा। नेशनल ई असेसमेंट सेंटर सारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को असेसिंग ऑफिसर के पास भेज देंगे। उसके बाद रिकवरी का काम हो सकता है, पेनल्टी लगाने का काम हो सकता है, और भी दूसरे काम हो सकते हैं जिन कार्यों को जो ज्यूरिसडिक्शन वाले असेसिंग ऑफिसर हैं उनका निष्पादन वो करेंगे। यानी कि असेसमेंट बनने के बाद का जो काम है वो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है। अब आता है टू में कहा जा रहा है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब पैराग्राफ 1, द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल इन चार्ज ऑफ नेशनल ई असेसमेंट सेंटर may at any stage of the assessment, if considered necessary, transfer the case to the assessing officer having jurisdiction over such case with the prior approval of the board. नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के जो भी इंचार्ज हैं, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर लेवल के जो ऑफिसर हैं या प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के लेवल के जो ऑफिसर हैं, जो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के इंचार्ज हैं, उनको ये पावर दिया गया है कि वो किसी भी स्टेज पर असेसमेंट के अगर वो ज़रूरी समझते हैं तो वो केस को असेसिंग ऑफिसर जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है केस का उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनको बोर्ड का प्रायर अप्रूवल की आवश्यकता होगी। एक मेरे तरीका एक दिया हुआ है कि किस तरीके से ये केस वापस असेसिंग ऑफिसर जो है ज्यूरिसडिक्शन वाले उनको दिया जा सकता है। बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस होंगी, इतना आसान नहीं होगा ये, लेकिन ये है कि हाँ दिया जा सकता है। जहाँ पे ज़रूरी है कि असेसिंग ऑफिसर को कुछ कार्य करना है तो उस असेसिंग ऑफिसर को उस केस में जो भी ज्यूरिसडिक्शन वाले असेसिंग ऑफिसर हैं उनको केस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है अगर ज़रूरी समझा जाता है नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के द्वारा, और उसके लिए बोर्ड का प्रायर अप्रूवल ज़रूरी होगा असेसिंग ऑफिसर के साथ पास उसको भेजने के लिए। कुछ ज़रूरी छोटे मोटे ऐसे काम हो सकते हैं जो कि नेशनल ई असेसमेंट सेंटर शायद नहीं करेगा या नहीं कर सकता है, तो ऐसे केस में उसको इस प्रक्रिया से बाहर लेके और असेसिंग ऑफिसर को दिया जा सकता है और उस केस को उसमें ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एक एनेबलिंग अरेंजमेंट है। उसके बाद है बी में 1 कहता है अ पर्सन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अपीयर आइदर पर्सनली और थ्रू द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इन कनेक्शन विद एनी प्रोसीडिंग्स अंडर द सेड स्कीम बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटी एट द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर और द रीजनल ई असेसमेंट सेंटर और एनी यूनिट सेटअप अंडर द सेड स्कीम। इस स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति को ये जरूरी नहीं किया जाएगा कि वो पर्सनली अपीयर हो या किसी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपीयर हो। किसी भी प्रोसीडिंग के कनेक्शन में इस स्कीम के तहत किसी भी इनकम टैक्स अथॉरिटी के समक्ष एट द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर और एट द रीजनल ई असेसमेंट सेंटर और एनी यूनिट विच इज सेटअप अंडर द सच स्कीम, यानी इस स्कीम में कोई पर्सनल अटेंडेंस की जरूरत नहीं है या किसी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपीयर होने की जरूरत नहीं है। पर्सनली शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अपीयर आइदर पर्सनली और थ्रू द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। अपीयर होना जरूरी नहीं है, यानी सामने आना के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा किसी को कि वो अपीयर हो पर्सनली या किसी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू इन कनेक्शन विद एनी प्रोसीडिंग्स अंडर द सच। यानी कि यहाँ पे असेसी को प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि आपको अपीयर होना ही होना है या अपने द्वारा या फिर किसी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। और मैं समझता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर भी अप्लाई करेगा कि अगर असेसी ये चाहे कि अपना जवाब वो राइटिंग में दे दे, उसको जवाब फर्निश करना है, उसको अपीयर होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता यहाँ पे कि वो पर्सनली अपीयर हो या किसी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के सामने अपीयर हो
किसी भी एक ऐसे ऑफिसर के सामने, किसी ऐसे इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने जो कि नेशनल ई असेसमेंट सेंटर में काम कर रहे हैं या रीजनल ई असेसमेंट सेंटर में काम कर रहे हैं, तो जो यहाँ से जो मीनिंग ग्रहण हो रहा है वो ये है कि फिजिकली, और प्रॉब्ली शायद वो फिजिकल शब्द यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन मीनिंग शायद यही है कि किसी को ये मजबूर नहीं किया जाएगा कि फिजिकली अपीयर हो। डेफिनेटली अगर कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाना है उसके एसएससी को अपीयर होना पड़ सकता है। तो लेट अस सी फर्दर व्हाट दिस स्कीम प्रोवाइड्स। In a case where a modification is proposed in the draft assessment order and an opportunity is provided to the assessee by serving a notice calling upon him to show cause to why the assessment should not be completed as per such draft assessment order, the assessee or his authorized representative, as the case may be, may request for personal hearing. assessee को नोटिस दे दिया गया, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर दे दिया गया, जो भी मॉडिफिकेशन प्रपोज्ड है ड्राफ्ट ऑर्डर में उनको assessee को अवगत करा दिया गया और एसएससी को अपॉर्चुनिटी दे दी गई नोटिस सर्व करके कि आप शो कॉज करिए कि क्यों ना असेसमेंट को ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लिया जाए। तो एसएससी या उसका जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं पर्सनल हियरिंग के लिए, सो एज टू मेक हिज ओरल सबमिशंस, जिससे वो अपने ओरल सबमिशंस कर देंगे और प्रेजेंट हिज केस बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटी, या इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने अपना केस प्रस्तुत इन एनी यूनिट अंडर द सेट स्कीम। किसी भी यूनिट में इस स्कीम के तहत वो अगर केस अपना प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनको अपना केस पर्सनल हियरिंग के द्वारा प्रस्तुत करने का मौका दे दिया जाए, जिससे कि वो अपने ओरल सबमिशंस कर सकें। यानी कि ओरल सबमिशंस को अलाउ किया जा रहा है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द असेसी और हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद the Chief Commissioner or the Director General in charge of the regional e-assessment center under which the concerned unit is set up may approve the request. ये जो रिक्वेस्ट आ रही है फॉर पर्सनल हियरिंग, जो भी कंसर्न यूनिट है उसके जो इंचार्ज हैं रीजनल ई-असेसमेंट सेंटर के, जिनके तहत वो कंसर्न यूनिट सेटअप है, और जो इंचार्ज चीफ कमिश्नर लेवल के ऑफिसर हैं या डायरेक्टर जनरल लेवल के ऑफिसर हैं, वो अप्रूव कर सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर पर्सनल हियरिंग को, जिसको सब पैराग्राफ 2 में रेफर किया जा रहा है। अगर वो इस ओपिनियन के हैं, इफ ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट द रिक्वेस्ट इज कवर्ड बाय द सर्कमस्टांसेस रेफर्ड टू इन क्लॉज 6B ऑफ पैराग्राफ 12 ऑफ द सेट स्कीम। अगर वो इस ओपिनियन के हैं कि वो जो रिक्वेस्ट है वो इस स्कीम के पैराग्राफ 12 के तहत क्लॉज 6B में कवर्ड है, तो उस ओपिनियन के अगर वो हैं तो उसको वो रिक्वेस्ट को अप्रूव कर सकते हैं। तो पैराग्राफ 12 जो है स्कीम का, उसको उसमें नीचे जाके हम देखते हैं कि 12 में 6B में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। सिक्स बी में कहा जा रहा है कि सर्कमस्टांसेस इन विच द पर्सनल हियरिंग रेफर्ड टू सब पैराग्राफ 3 और पैराग्राफ 11 शैल बी अप्रूव्ड। The Principal Chief Commissioner or the Principal Director General in charge of the National E-Assessment Center shall, with the prior approval of the board, lay down the standards. तो इसके स्टैंडर्ड्स ले डाउन होंगे, प्रोसीजर्स ले डाउन होंगे एंड प्रोसेसेस ले डाउन होंगे, जिससे नेशनल ई असेसमेंट सेंटर की फंक्शनिंग इफेक्टिव हो सके या रीजनल ई असेसमेंट सेंटर की फंक्शनिंग इफेक्टिव हो सके, और जो यूनिट उसके अंतर्गत सेटअप है उनकी फंक्शनिंग इफेक्टिव हो सके, एक ऑटोमेटेड और मैकेनाइज्ड एनवायरनमेंट में वो इफेक्टिव हो सके। इसके लिए जो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल हैं, जो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के इंचार्ज हैं, वो बोर्ड का प्रायर अप्रूवल लेके स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस को जारी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर बोर्ड को डायरेक्टली जारी करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो स्टैंडर्ड प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स हैं वो जारी करने का पावर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल को दिया गया है। जिस प्रकार से सिस्टम्स के जो प्रिंसिपल डीजी हैं वो भी
फॉर्मेट्स वगैरह स्टैंडर्ड्स को फॉर कंप्लायंस वो इशू करते हैं। और इसके अलावा उसमें वो फॉर्मेट, मोड, प्रोसीजर एंड प्रोसेसेस जो निम्नलिखित कारणों के होंगे उनको वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इन जो कारण जो हैं उन कारणों में ये भी लिखा हुआ है कि सर्कमस्टांसेस जिसमें पर्सनल हियरिंग दी जाएगी, तो पर्सनल हियरिंग देने के जो भी सर्कमस्टांसेस होंगे वो इस क्लॉज के तहत जो जारी किए जाएंगे स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस या फॉर्मेट, मोड, प्रोसीजर एंड प्रोसेसेस, उसको मद्देनजर रखते हुए वो डिसीजन ले लिया जाएगा। नाउ we come to 3. The Chief Commissioner or the Director General in charge of a regional reassessment center under which the concerned unit is set up may approve the request. ये हमने पढ़ लिया कि वो रिक्वेस्ट को अप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद where the request for personal hearing has been approved by the Chief Commissioner or the Director General in charge of the regional reassessment center, such hearing shall be conducted exclusively through video conferencing. जहाँ पर ये पर्सनल हियरिंग अलाउ की जाती है वो हियरिंग जो है पर्सनल हियरिंग एक्सक्लूसिवली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कंडक्ट की जाएगी, और जिसमें इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और जिसमें शामिल है यूज़ ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच सपोर्ट्स वीडियो टेलीफोनी, जो वीडियो टेलीफोनी को सपोर्ट करता है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द बोर्ड। बोर्ड के द्वारा जो प्रोसीजर लेड डाउन होगा उस प्रोसीजर से ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, ये प्रोसीजर नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को ले डाउन नहीं करना है, ये प्रोसीजर सीधा बोर्ड को ले डाउन करना है। उसके बाद सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 2 ऑफ पैराग्राफ 8 of the said scheme, any examination or recording of the statement of the assessee, assessee का अगर कोई एग्जामिनेशन या उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाना है और एनी अदर पर्सन या किसी दूसरे पर्सन का, अदर देन द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड इन द कोर्स ऑफ सर्वे अंडर सेक्शन 133A के जो स्टेटमेंट होते हैं उसके अलावा अगर कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाना है, इट शैल बी कंडक्टेड बाय एन इनकम टैक्स अथॉरिटी इन एनी यूनिट अंडर द सेड स्कीम एक्सक्लूसिवली थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसको भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कंडक्ट किया जाएगा और shall be conducted by an income tax authority in any unit under the said scheme exclusively through the video conferencing in use of any telecommunication application software which supports the video telephony in accordance with the procedure laid down by the board. तो अगर कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाना है तो उसको भी उस प्रोसीजर के अनुसार किया जाएगा जो बोर्ड के द्वारा ले डाउन किया जा रहा है। उसके बाद 4 में है द बोर्ड शैल एस्टैब्लिश सुटेबल फैसिलिटीज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंक्लूडिंग टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच सपोर्ट्स वीडियो टेलीफोनी एट सच लोकेशंस एज मे बी नेसेसरी। बोर्ड इस तरह की फैसिलिटीज को एस्टैब्लिश करेंगे, सूटेबल फैसिलिटीज को एस्टैब्लिश करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, जिसमें कि टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होगा जो वीडियो टेलीफोनी को सपोर्ट करेगा। ऐसे लोकेशन पे ये इसको एस्टैब्लिश करेंगे जो वहाँ पे ज़रूरत हो सकती है, जिससे कि ये इंश्योर कर लिया जाए कि एसएससी या उसका जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है या कोई भी जो दूसरा पर्सन है जिसको रेफ़र किया गया है ऊपर पैराग्राफ 2 और सब पैराग्राफ 3B में, यहाँ पे उसको वो बेनिफिट डिनाई ना हो सके उस सेड स्कीम का। जो बेनिफिट है वो ये दिया जा रहा है कि जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है वो उसको वो वीडियो टेलीफोनी से दे सके, और वो एक बेनिफिट है उसके लिए क्योंकि उसको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ रही है और उसको कन्वीनियंटली वो दे सकता है स्टेटमेंट, एक ट्रांसपेरेंसी से वो स्टेटमेंट अपना दे सकता है और डिपार्टमेंट की जवाबदारी भी इसमें इंश्योर हो रही है और एक एफिशिएंट वे में उसका जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो ये जो बेनिफिट है वो डिनाई ना हो, उसको डिनाई ना हो का मतलब कि वो जहाँ भी रहता है ऐसा ना हो कि आपने वीडियो टेलीफोनी की जो अरेंजमेंट है दूसरे शहर में कर रखा है और वो जो है दूसरे शहर में जाके उसको करना पड़ रहा है। हर उस लोकेशन पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी पड़ेगी कि अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है तो आपके पास वो फैसिलिटी हो, उस फैसिलिटी में एसएससी अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए।
or is not denied the benefit of such scheme merely on consideration that such associate or his authorized representative or any other person does not have access to video conferencing at his end. मतलब ये नहीं होना चाहिए कि उसके पास एक्सेस नहीं है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्टेटमेंट दे नहीं सकता, तो उसको ये बेनिफिट जो है स्कीम का कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो दे सकता है, वो डिनाई ना हो जाए। इस पर्पज़ के लिए बोर्ड को ये पावर दिया गया है, या बोर्ड को इनफैक्ट ये ड्यूटी दी गई है कि वो उपयुक्त फैसिलिटीज़ को एस्टैब्लिश करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, और जिसमें कि टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह भी शामिल हो। तो पर्याप्त तरीके से हर शहर में ये उपलब्ध होनी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि ये हर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस में भी इस फैसिलिटी को दिया जा सकता है, जहाँ पर वो एसएससी आके वो उसको अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपना स्टेटमेंट वगैरह दे सकते हैं। और उसके बाद 3 में आ रहा है कि इन क्लॉज टू आफ्टर द वर्ड्स अराइजिंग आउट ऑफ द असेसमेंट मेड द वर्ड्स एंड पेनल्टी इम्पोज शैल बी इंसर्टेड। Or within the courts after the words appeal against an assessment, the words order or penalty order shall be inserted. And in clause 3, ये जो modifications हैं, ये जो ओरिजिनल जो ई असेसमेंट स्कीम थी उसके क्लॉज 2 वगैरह में किए जा रहे हैं, जिसमें कि पेनल्टी जो भी इम्पोज की जानी है उसके लिए भी पर्याप्त प्रावधान किया जा रहा है कि पेनल्टी जो भी इम्पोज की जाएगी उसका जो पेनल्टी ऑर्डर वगैरह है वो, क्योंकि अपील का जो प्रोसीजर है वो भी इसमें आएगा। और उसके बाद क्लॉज 3 में विद इन कोर्ट्स फॉर द पोर्शन बिगिनिंग विद द पीरियड एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंडिंग विद द वर्ड द सेड एक्ट द फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर बाय अफिक्सिंग इट्स डिजिटल सिग्नेचर। जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, जैसे बात की जा रही है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भेजा जाएगा असेसिंग ऑफिसर को, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डिजिटल सिग्नेचर अफिक्स करके उसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा। एंड द assessee or any other person by affixing his digital signature, और अगर assessee कोई रिकॉर्ड दे रहा है तो वो अपना डिजिटल सिग्नेचर अफिक्स करेंगे। इफ ही इज रिक्वायर्ड अंडर द रूल्स टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर डिजिटल सिग्नेचर, अगर उनको डिजिटल सिग्नेचर में अपनी रिटर्न भरना जरूरी तो उनको भी डिजिटल सिग्नेचर करना होगा। एंड इन एनी अदर केस बाय अफिक्सिंग हिज डिजिटल सिग्नेचर और अंडर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, या तो वो डिजिटल सिग्नेचर करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड से भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। यानी असेसी की तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट भेजा जा रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड से भी ऑथेंटिकेट हो सकता है, जब तक कि ऐसा ना हो कि जहाँ पे रिटर्न भरने के लिए उनको जरूरी किया गया कि उनको डिजिटल सिग्नेचर करना ही है। अगर रिटर्न भरने के लिए डिजिटल सिग्नेचर करना जरूरी है तो फिर कोई भी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी उनको डिजिटल सिग्नेचर से ही ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। और अगर उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो रिटर्न भरे डिजिटल सिग्नेचर से, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड से भी उसको वो ऑथराइज कर सकते हैं, उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। उसके बाद एक और पैराग्राफ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया गया है, जिसको भी समझ लेते हैं, जहाँ पे कहा जा रहा है कि फॉर द पोर्शन विच इज बिगिनिंग विद द वर्ड्स नेशनल ई असेसमेंट सेंटर शैल लेवी द पेनल्टी एंड एंडिंग विद द वर्ड्स एज द केस में भी, उसकी जगह पे ये पैराग्राफ डाला जा रहा है, यानी कि नेशनल ई असेसमेंट सेंटर शैल लेवी द पेनल्टी एज पर सेट ड्राफ्ट ऑर्डर ऑफ पेनल्टी। ड्राफ्ट ऑर्डर ऑफ पेनल्टी के अनुसार नेशनल असेसमेंट सेंटर पेनल्टी को लेवी करेंगे एंड सर्व अ कॉपी ऑफ द सेम अलॉन्ग विद द डिमांड नोटिस, और उसकी एक कॉपी को डिमांड नोटिस के साथ भेजेंगे ऑन द एसएससी, उसको सर्व करेंगे, और अदर पर्सन या किसी दूसरे पर सर्व करेंगे जिसके ऊपर पेनल्टी लगाना है, एज द केस में बी, एंड देयर आफ्टर द ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, और उसको सर्व करके जो एज पर द सेट ड्राफ्ट ऑर्डर ऑफ पेनल्टी लगा के, और पेनल्टी लगा के वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ट्रांसफर कर देंगे पेनल्टी प्रोसीडिंग्स के टू द असेसिंग ऑफिसर। पेनल्टी प्रोसीडिंग के जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उनको भी असेसिंग ऑफिसर को वो पास ऑन कर देंगे, हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर द सेट केस, इसके पास ज्यूरिसडिक्शन होगा। यानी यहाँ पर जो पेनल्टी की भी जो कार्रवाई है वो भी नेशनल ई असेसमेंट सेंटर उसको लेवी कर रहे हैं।
उसके बाद इन क्लॉज 5 फॉर आइटम बी द फॉलोइंग आइटम, the principal chief commissioner or the principal director general in charge of the national assessment center shall with the approval of the board lay down the standards. यहाँ पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्टैंडर्ड जो ले डाउन करेंगे वो सारे स्टैंडर्ड्स प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल जो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के इंचार्ज हैं वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर और प्रोसेसेस को ले डाउन करेंगे, और जिसमें कि फॉर्मेट, मोड, प्रोसीजर, प्रोसेसेस भी शामिल होंगे कि किस प्रकार से ये नोटिस सर्व किया जाएगा या ऑर्डर सर्व किया जाएगा या कोई और कम्युनिकेशन कैसे सर्व किया जाएगा। उसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट कैसे रिसीव किया जाएगा उस पर्सन से नोटिस के रिस्पांस में या ऑर्डर के रिस्पांस में, या कोई और कम्युनिकेशन को कैसे रिसीव किया जाएगा। पहली बात है सर्विस ऑफ द नोटिस ऑर्डर कम्युनिकेशन, दूसरा है रिसीट ऑफ द नोटिस ऑर्डर कम्युनिकेशन या रिस्पांस ऑर्डर कम्युनिकेशन, रिस्पांस टू द नोटिस एंड ऑर्डर और एनी अदर कम्युनिकेशन। तीसरा है जब रिस्पांस आएगा तो उस पर एक्नॉलेजमेंट कैसे देना है। चौथा है कि ई प्रोसीडिंग फैसिलिटी जिसमें कि लॉगिन अकाउंट बनाना होगा एसएससी के लिए, वो अपना असेसमेंट का स्टेटस को ट्रैक कर सके, रेलिवेंट डिटेल्स जो भी उसके लिए सुसंगत डिटेल्स उसमें उसको डिस्प्ले करे जाएं और डाउनलोड की फैसिलिटी भी उसके पास हो। तो ये प्रावधान भी जो है इसके भी प्रावधान नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के जो इंचार्ज है वो बनाएंगे बोर्ड के अप्रूवल से। उसके बाद फॉर एक्सेसिंग वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट सबमिटेड ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग, जो भी असेसमेंट प्रोसीडिंग के दौरान डॉक्यूमेंट सबमिट किए जा रहे हैं उनको एक्सेस करना, उनका वेरिफिकेशन करना और उनका ऑथेंटिकेशन करना उस इंफॉर्मेशन का, और रिस्पॉन्स का जो भी रिस्पॉन्स आ रही है ये कार्य कैसे किया जाएगा, इसके भी जो भी प्रोसेसेस वगैरह हैं वो सेटअप किए जाएंगे। और उसके बाद स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ द इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, सेंट्रलाइज मैनर में सारे डॉक्यूमेंट्स स्टोर हों, उनका रिट्रीवल हो सके, उनको निकाला जा सके, उनको प्राप्त किया जा सके सेंट्रलाइज बेसिस पे, इसका जो भी प्रोसीजर, फॉर्मेट एक्सेट्रा है वो प्रोसेस किए जाएंगे। उसके बाद सर्कमस्टांसेस विच द प्रोविजंस ऑफ सब पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 8 ऑफ द सेट स्कीम शैल नॉट अप्लाई, तो वो सर्कमस्टांसेस जहाँ पे पैराग्राफ 8 के जो सर्कमस्टांसेस नहीं अप्लाई करेंगे, यानी इस स्कीम के जो यहाँ पे लिखा है द स्कीम, यानी इस स्कीम के जो प्रावधान है जिन सर्कमस्टांसेस में नहीं अप्लाई करेंगे, जो एक्सेप्शंस हैं उसको भी नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के जो इंचार्ज हैं स्पेसिफाई करेंगे। और उसके बाद सर्कमस्टांसेस विद पर्सनल हियरिंग किन सर्कमस्टांसेस में अप्रूव की जाएगी, जो कि रीजनल ई असेसमेंट सेंटर के जो इंचार्ज हैं वो करते हैं। तो नॉर्मली क्या है कि एसएससी पर्सनल हियरिंग वहाँ मांगेगा जहाँ वो रहता है, तो उसके कन्वीनियंस से उसी सेंटर के जो रीजनल सेंटर के जो हेड हैं वो उसको अप्रूव करेंगे, लेकिन जिससे कि उसको पर्सनल हियरिंग उसी शहर में दी जा सके। और बस उसके लिए जो प्रोसीजर है वो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर विल ले डाउन द प्रोसीजर विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। और उसके बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी कोई ग्रीवेंस आता है वो कैसे हैंडल होगा उसके बारे में प्रोसीजर होगा। और एसएससी वर्ड की स्पेलिंग को भी ठीक किया जा रहा है, यहाँ पे एक ई उसमें ऐड किया गया है, और जहाँ पे दिस स्कीम वर्ड है या द स्कीम वर्ड है उसमें द सेड स्कीम वर्ड को यूज़ किया जा रहा है, जिससे कि ये बिल्कुल स्पेसिफाई किया हो सके कि किस स्कीम की बात वहाँ पे हो रही है, यानी कि जो फेसलेस असेसमेंट की जो स्कीम है। और अब ये ई असेसमेंट वर्ड नहीं रहा, so we can say safely that the word that is to be used for this scheme is the faceless assessment scheme rather than the e-assessment scheme. So with that, we have just gone through the procedure that has been prescribed through the notification that has come yesterday, and hopefully it would have clarified issues, and definitely some issues are always remaining in our mind, and we'll continue to explore them and interpret them as we go ahead. So with those words, thank you very much for having joined us in this session, and therefore we bring this session to a close at this point.